नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हर जिले की खबर और हर जिले की खबर में आज हम आपको सबसे पहले शोपियां लिए चलेंगे, जहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखिए। जी नाजरीन, अगर हम बात करें ज़िला शोपियान की तो हर तरफ से शोपियान को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। सौतेली माँ का सलूक जैसा कि हो रहा है शोपियान डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो वही हम एक समय शोपियान से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर ट्रेंस में है। ये जो आप रिम्बी आड़ा देख रहे हो, जो रिम्बी आड़ा के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे एक डाइवर्शन था। जब 2014 में सैलाब आया तो उस समय जो है उसने अपने साथ उसको लिया, और उसके बाद जो है 2017 से यहाँ पे जो है ये जो पुल बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है इसका ढांचा भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अक्सर यहाँ से हमें काले मासूर हुई JK 24/7 को कि यहाँ पे काफ़ी सारे मुश्किलात हो रहे, खासकर जब लड़की को लिया जा रहा है हॉस्पिटल या किसी और जगह, तो उस समय जो उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और ख़ासकर यहाँ पे जो है हमारे जो यहाँ पे ड्राइवर साहिबान हैं उनको ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि इनको जो है घंटों तक यहाँ पे जाम लगता है। उसके बाद जो है उनको भी जो है टाइम ज़ाया होता है, और इसके साथ साथ उनके गाड़ियों में भी नुकसान काफ़ी देखने को मिल रहा है। लिहाजा इन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से, खासकर डिप्टी कमिश्नर शोपियान से गुजारिश की है कि वो इस मसले पे संजीदगी से नोटिस ले और यहाँ पे जो है इस पुल को जो है जल्द अज जल्द तामीर करे और हमारे लिए जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। इसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला बारामूला। इरशाद भट्ट क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं वो भी दिखा देते हैं। फियाबाद बतरगाम से आए हैं। हमारा एक कज़न है, तनवीर नाम है उसका। सुबह के 9:30 बजे उसको खराश आई घर में। वो लकड़ी के साथ कुछ कर रहा था, तो 10-10:15 हम यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद कोई डॉक्टर बुरहान यहाँ था जिसने चेकअप किया। उसने हमें टेस्ट लिखे और एक्सरे करके तकरीबन 1-2 घंटे में हमने वो क्लियर किया। जब उसने वो सारा देखा तो कहा मुझे ये थिएटर में लेना है। तो हमने कहा डॉक्टर साहब ठीक है, लेकिन उसके वहाँ बहुत सारे पेशेंट थे। पेशेंट होने के बाद में फिर 2 घंटे के बाद डॉक्टर साहब ये चला रहा है, इसकी बहुत बड़ी परेशानी है, आप देखो। कहा यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये मुझे खुद ही करना है। हमने कहा फिर मसला कुछ होगा। तो हमने कहा ठीक है सर, अभी तकरीबन 5 बजने वाले हैं, 5 बजे तक कुछ नहीं उसने किया। जब सारे पेशेंट खत्म हो गए तो फिर वो रिप्रेजेंटेटिव जो सारे आते हैं उसके साथ कभी गपशप मीटिंग वो उनके साथ। मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए, अभी इन्होंने बुलाया है हमारे कहने पे नहीं। अब कह रहा है मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा 10 बजे जब जरा वो चिट्ठी मंगवा, जब आपने, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने श्रीनगर भेजना था, आपने लिखा तो फिर काटा क्यों, हमें श्रीनगर जाना था। तो इस वक्त जब इन्होंने यहाँ पे आया तो इन्होंने कहा यार ये तो ऐसा जख्म हम कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर साहब को बुलवा। जब उसको कहा डॉक्टर साहब आपने हमें क्यों इंतजार करवाया, तो कुछ नहीं कहता है वहाँ से। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि ये कैसा मसला है। अगर हमारे पेशेंट को यहाँ ठीक नहीं करना था, इनको श्रीनगर भेजना था, हमें क्या, हम जाते। तो यहाँ क्यों सुबह के 10 बजे से 5 बजे तक क्यों हमें बिठाया यहाँ। ने तो पहले ये कहा कि जो पहले डिस्ट्रिक्ट साहब ने यहाँ पे एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया है, इसको हम हिस्टोरिकल डिसीजन इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ तक आज तक एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे काम किया है, डिस्ट्रिक्ट को हो गए 30 साल बने हुए, लेकिन इस तरह का डिसीजन किसी ने आज तक नहीं लिया है। तो हम इसको इसलिए हिस्टोरिकल डिसीजन कह रहे हैं कि वो उन्होंने फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ पुलवामा किया है, और यहाँ के जो बाकी लोकल्स जो गाँव के लोग हैं वो इनके लिए भी सहूलियत यहाँ पे पैदा हुई है। तो इसमें हमें दिक्कत ये हुई है कि उन्होंने एक डिसीजन लिया 2019 में। उन्होंने द्रुसू में जो ऑलरेडी बना हुआ था बस स्टैंड, इसमें उन्होंने सोमूस को शिफ्ट किया है। उन्होंने वहाँ पे शोपियान वगैरह जो एरियाज वहाँ पे आ रहे हैं इनके लिए वहाँ पे किया है। तो जो यहाँ पिस्सू में जो शालीमार, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, शालीमार मुस्लिम पिस्सू पुलवामा, यहाँ पे उन्होंने प्राइवेट लोगों के लिए फैसिलिटी की है कि यहाँ पे आप चलाओ, खरीवशार चलाओ, पांपोर चलाओ, श्रीनगर चलाओ या काकपुरा वगैरह जो इस साइड के एडजेंटिंग एरियाज आ रहे हैं, इन एडजेंटिंग एरियाज के लिए उन्होंने यहाँ पे हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया। हमने बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन भी स्टैंड की है। डी साहब के का भी हमारे पास ठीक ठाक लीगल नोटिस, लीगल एडवाइजरी इसकी भी है कि आप इसको चलाओ यहाँ पे। तो हम इसको ठीक चला रहे थे, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि टहाब चौक, मरन चौक, राजपुरा चौक में इलीगल सोमूस और कुछ स्टेट्स के सोमूस भी वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, वो पिक एंड ड्रॉप वहाँ पे पैसेंजर्स को कर रहे हैं, जिससे हमारे को ये मुश्किलात हो रहा है कि हमारे जो यहाँ पे सोमूस है हम केज हो गए हैं अपने अपने स्टेट्स में। तो हम मुतालबा यही है, जो हमने कंसर्न अथॉरिटी चाहे ARTO साहब पुलवामा है इसके पास भी हम गए हैं, तहसीलदार साहब के पास भी हम गए हैं, डी साहब से भी हमने इस बारे में शिकायत की है कि जो बीच बाजार में गाड़ियां लगती हैं इनको आप वहाँ पे कर्व करें, इनको आप खत्म करें, इस इलीगल सिस्टम को खत्म करें। आप हमारे स्टूडेंट्स को जो लीगल चल रहे हैं इनको बूस्ट दे दो। हम लीगली अपना काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के तमाम एडवाइजरी को हम फॉलो करते हैं और हम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे साथ ही नाइंसाफी हो रही है। नाइंसाफी ये हो रही है कि जो इलीगल गाड़ीज हैं वो दिन में 1000 रुपया कमाते हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड में गाड़ियां हैं ये दिन में 400 रुपया कमाते हैं।
तो इसी वजह से हमें प्रॉब्लम है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि आप कंप्लीटली इसको वहाँ पे बंद करिए और जो स्टैंड्स यहाँ पे है इन स्टैंड्स को अच्छी तरह से चलने दीजिए। हम बिल्कुल गवर्नमेंट के डायरेक्शन को फॉलो करेंगे और फॉलो करके चलाएंगे इसको। जी हाँ, बिल्कुल। जब पिछले साल हमने जितने भी विद इन द टाउन जितने भी सोमो स्टैंड्स थे उनको हमने शिफ्ट किया था टुवर्ड्स पेरीफेरीज ताकि टाउन डिकंजेस्ट हो जाए। और डीसी साहब की डायरेक्शन ये थे कि कोई भी गाड़ी कोई भी पैसेंजर सोमो वो विद इन द टाउन मार्केट में से नहीं चलनी चाहिए। तो फिर तब से फिर हम बीच बीच में चेकिंग के लिए जाते थे और जो भी हमें गाड़ी मिलती थी जो विद इन द टाउन उसको हम ब्लैक लिस्ट करते थे, फिर चालान करते थे। तो रिसेंटली जब से कोविड सेकंड वेव आ गई तो हमारे पास ये ऑफ एंड ऑन ये कंप्लेंट्स आ रही हैं कि टहाब क्रॉसिंग जैसे आपने बोला वहाँ पे गाड़ियाँ ऐसे ही वो रखते हैं गाड़ियाँ ड्राइवर्स और वो वायलेट कर रहे हैं। तो पिछली बार भी लास्ट वीक ऐसी कंप्लेंट आ गई थी और मैंने एक टीम भेजी थी वहाँ पे। फिर जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ पे हमें मिली हमने उनको ब्लैक लिस्ट किया और चालान किया। लेकिन अब जो आप बोल रहे हैं कि ऐसे भी एक डेटरेंट सेट नहीं वो तब भी रखते हैं गाड़ियाँ जैसे आपने कहा। तो हम थोड़ा सा मोड ऑफ एक्शन चेंज करेंगे। हम अब कल ही मैं और एक टीम भेजूंगा स्पॉट पे और जो भी गाड़ी मिलेगी हम गाड़ी को सीज ही कर लेंगे। जितने भी वल्नरेबल स्पॉट्स हैं विद इन द टाउन मार्केट में जितने भी वल्नरेबल स्पॉट्स हैं जैसे मुरन चौक है, डहाब चौक है, राजपुरा चौक है, जो भी आप बोल रहे हैं ये हर एक स्पॉट पे टीम कल निकलेगी। जो भी ड्राइवर वायलेट करता पाए मतलब चाहे इलीगल पार्किंग हो या ऐसे ही इलीगली कोई स्पॉट बनाया एक सोमो स्टैंड क्रिएट करने की कोशिश है, जो भी वायलेट करेगा उसको उसकी गाड़ी हम कल सीज ही कर मैं डायरेक्ट करूँगा टीम को कि वो। और कल मैं खुद भी क्योंकि आज मैं शोपियान में हूँ, कल मैं खुद भी पुलवामा में रहूँगा तो मैं खुद भी रहूँगा साथ। तो जो भी गाड़ी मिलेगी जो भी वायलेटर्स मिलेंगे उनको हम सीज ही करेंगे गाड़ी। दूसरी बात ये है कि जो आप प्राइवेट गाड़ियाँ बाज़ार में बिल्कुल खड़ी करती हैं, बिल्कुल बीच चौक में खड़ी कर देते हैं उनको अनऑथराइज्ड पार्किंग की आप जो बात कर रहे हैं इलीगल पार्किंग। तो ये जो ड्राइव चलेगी कल ये अगेंस्ट ऑल वायलेटर्स चलेगी। इसमें इलीगल पार्किंग जो प्राइवेट गाड़ियाँ आप LMVs की बात कर रहे हो उनके अगेंस्ट भी ये ड्राइव चलेगी और ये ड्राइव अब चलती रहेगी जब तक एक पूरा डेड सेट ना हो जाए। चलिए अब रुक कर लेते हैं कुलगाम का और कुलगाम में भी इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है। तनवीर क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान तनवीर वानी। नाजरीन मोहतरम, आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त का दिन 2019 और वो दिन जो है जिसने उस दिन में एक बिल पास की गई पार्लियामेंट में और 370 को रिवोक किया गया कश्मीर में। उसके बाद सियासी हलचल जो हैं वो ग्राउंड पे नज़र नहीं आई, लेकिन आज जो कश्मीर में देखे जा रहे हैं कि सियासी हलचल जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक़ राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लावई। और साहब आपका खैर मकदम। थैंक यू सर, आप ये बताएं कि आफ्टर रिवोक ऑफ आर्टिकल 370 तो उसके बाद सियासी हलचल बंद हो गई है, ग्राउंड पे कुछ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आज कहीं ना कहीं आफाएँ गश्त लगा रही हैं कि आप कोई पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। हक़ायक़ क्या है वो हमारे नाज़रीन को बताएंगे। देखिए, जब 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 370 को रिवोक कर दिया तो उस वक्त बड़ी हलचल थी जम्मू कश्मीर में कि जो संविधान ने हमें दिया था आर्टिकल उसको हटा दिया गया। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर की सियासत थी तो वो तो मुझे लगता है बिल्कुल साइलेंट हो गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर पटरी पर आ गई। तो उस वक्त में मुफ्ती साहब ने भेजा था एज MP मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में, तो जो मेरे हाथ में था, जो मुझे प्रोटेस्ट करना था वहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से, तो मैंने भरपूर कर दिया। और मेरे एक ही आदमी ने मुझे साथ दिया वहाँ, जो फयाज साहब थे मेरे पार्लियामेंट, जो भी PDP के थे वो और मैं। बाकी जो रेस्ट जो बाकी लोकसभा के जो भी मेंबर थे उन्होंने कोई बात नहीं की। वो सब लोगों को पता है कि हमने जितना भी हम दौर से हो सका तो हमने प्रोटेस्ट किया। एक तरफ तो 250 से ज़्यादा लोग राज्यसभा में हैं, तो एक तरफ हम 2 थे, तो लेकिन अल्टीमेटली तो वो तो रिवोक कर दिया उन्होंने। अच्छा सर, ये बताएं कि सियासी हलचल अभी आफाएँ गश्त लगा रही हैं कि आप कल ज्वाइन करने वाले या अपनी पार्टी खोलने वाले हैं या कुछ और जो है पार्टी के क्या एजेंडा है आपका, वो हमें बताएं। देखिए, उसके बाद जो मैं तो बुनियादी मेंबर रहा हूँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, और मुफ्ती साहब, मैंने अपनी लाइफ में एक ही लीडर को देखा है, मुफ्ती साहब। लेकिन मुफ्ती साहब के चले जाने के बाद इस पार्टी की हालत ही बदल गई। उसमें वो लोग गुस्से हैं जिनको जो पॉलिटिकल फैमिलीज थे या जो पॉलिटिक्स जानने वाले लोग थे, जिनके घरों में ज़िंदगी भर पॉलिटिक्स रही है, उन घरों को हटा दिया गया। उसका कारण ये था कि कुछ लोग गुस्से थे, या तो सरकारी मुलाजिम थे
या उनके घर के कुछ रिश्तेदार थे जिन्होंने बहुत से लोगों को भगा दिया। और आज नतीजे यहाँ पहुँचा। फिर मुफ्ती साहब के बाद अल्लाह ताला उसे रहमत करे, उसके बाद 5 पार्लियामेंट मेंबर जो जम्मू कश्मीर में जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ थे वो सब निकल गए। उसमें त्रिलोक सिंह बाजवा थे, बेग साहब थे, कारा साहब थे, मीर फयाज साहब थे और मैं था। आज कोई भी नहीं है उसके बाद इस पार्टी में। आपको खुद अंदाज़ा होगा कि अगर मेरा कोई कसूर है, लेकिन बाकी 2-4 बनाए थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने, क्योंकि जो कश्मीर में मैंने देखा कि सब लोग मुझ पर ताना करते हैं कि ये क्यों निकल गया, ये क्यों बाकी किसी का जिक्र नहीं है। या शायद मुझे लोगों को तवक्का था मेरे साथ। आप निकल गए या आपको निकाला गया? नहीं, मुझे निकाला गया। मुझे निकाला गया जब ये मुर्मू साहब आ गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ, उसने जब हलफ उठाया तो मुझे इनविटेशन थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं उसमें गया। तो उसमें एक कश्मीरी पॉलिटिकल लीडर में चला गया उस वक्त, क्योंकि उस वक्त वो मेरा प्रोटोकॉल था, संविधान था, तो मैं अकेला चला गया। मैंने देखा कि जब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो जम्मू कश्मीर के लोग जो उस वक्त जेलों में बंद थे, जो हमारे बच्चे बाहर के जेलों में बंद थे, जो बड़े बड़े लीडर जो अभी भी बंद है सेंट्रल यहाँ बाहर की स्टेटों में, उनका मुसीबत देखकर मैंने ये कोशिश की मैं उसमें जाऊँ और मुर्मू साहब से बात करूँ। और यहाँ तक कि मैंने उसके साथ बात भी की कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग या नौजवान बच्चे छोटे छोटे जेलों में बंद पड़े हैं, उनको कब छोड़ा गया। मैं कॉन्शियसली उसमें गया था, मैं अनकॉन्शियसली नहीं गया था। जो भी काम मैं करता हूँ तो मैं सोच समझ के करता हूँ। तो उसके बाद ये हो गया कि मुझे पार्टी एक मैसेज आ गई टीवी पर कि इसको पार्टी से निकाला है प्रेसिडेंट ने, लेकिन प्रेसिडेंट साहिबा उस वक्त जेल में थी। मैंने कंडम कर दिया। अब चैनल क्या वो साजिश थी? जी, वो साजिश थी मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं मुफ्ती साहब का जो मिशन है उसके खिलाफ किसी की आवाज़ जब तक मैं ज़िंदा हूँ नहीं उठाने दे दूँगा, अभी भी जब तक मैं ज़िंदा हूँ। क्योंकि मैं मुफ्ती साहब का राइट हैंड था, और जब हमने पार्टी बनाई वो हमारे घर में बनी है। मुफ्ती साहब मैं था, और गुलाम नबी मीर था, गुलाम कादिर परदेसी था, और उसके बाद फिर कारा साहब को भी हमने लाया, कुछ लोग थे। तो जब हमने ये पार्टी बनाई तो मैं फाउंडर मेंबर था, और पहली गोली जो लगी है उस पार्टी की तरफ से वो मुझे ही लगी अपने ही गाँव में, क्योंकि मैंने वोट चोरी नहीं दी, क्योंकि हम हमारे आइडियोलॉजिकली मुफ्ती साहब के साथ थे। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, हमारी फैमिली और मैं ज़िंदगी भर रहा, मेरे ख़ानदान रहे हैं, और एक आइडियोलॉजिकली हमने बनाया था। मुफ्ती साहब ने, अल्लाह ताला उसे रहमत करे, उसने PDP बनाई थी, लेकिन इस PDP को ख़त्म कर दिया वो पता नहीं उन लोगों ने जो घुसे थे इस PDP में, जिन उस साजिश के तहत मुझे भी निकाला, और बहुत से लोग फिर चले गए। उसके बाद बहुत से जो लीडर जो हमारे उसमें जब सरकार बनी उसमें जो बड़े बड़े मंत्री थे, द्राबू साहब से बड़े मेहनत करके मुफ्ती साहब ने लाया था, अल्ताफ़ साहब को लाया था, उनको भी निकाल दिया। और पता नहीं चला कि ये कौन निकालने वाला है, क्योंकि उस वक्त मैडम महबूबा जी साहिबा वो जेल में पड़ी थी। मैंने इसीलिए कंडम किया था चैनल्स पर कि मुझे कोई निकालने वाला नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था जब वो निकलेगी तो वो मेरे साथ बात करेगी, लेकिन आज तक उसने कभी मेरे साथ बात की। और मुझे लगता है कि शायद इस पार्टी के जो लोग चलाने आज वाले हैं उनको तकब्बुर हो गया है। हम तकब्बुर, मेरे फादर साहब ने कहा कि जिस आदमी को दुनिया में तकब्बुर हो जाता है उसको अल्लाह ताला लानत भेजता है, चाहे कोई भी हो, हम हो या कोई और हो। ऐसा तकब्बुर नहीं होना चाहिए। मैं तकब्बुर की वजह से नहीं निकला हूँ, मेरी मजबूरी थी। मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। मैं लोगों का यहाँ लोग मेरी उम्मीद रखते हैं मुझ पर, यहाँ कुलगाम साउथ कश्मीर के लोगों को मेरे से उम्मीद है, इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में, अदरवाइज भी पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर PDP आपको फिर से बुलाएगा, क्या ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, अब नहीं, अब तो बहुत पानी तो बहुत बह चुका है, अब बड़ा मुश्किल है उनके साथ जाने का। मैं कटाकर इसीलिए बता रहा हूँ, मैं किसी दूसरी पार्टी में जाऊँगा और लोगों की खिदमत करने का जहाँ तक मुझे मौका मिलेगा इंशाअल्लाह मस्तान में करता रहूँ। कब अपनी पार्टी खोले, कोई और पार्टी ज्वाइन कर रही है? नहीं, मैं रीजनल पार्टी करूँगा। मैं मशवरा करता हूँ, मुझे 1-2-4 दिन दीजिए, मैं अपने वर्करों से मिलता हूँ। आज दिन भी मैं बहुत से वर्करों से मिला, कुछ वो कोई बोलता है उधर जाओ, कोई बोलता है उधर जाओ, जब जहाँ तक मेजॉरिटी मुझे फैसला देगी, क्योंकि यहाँ जो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें मेजॉरिटी का फैसला होता है। अगर हम जो मेजॉरिटी मुझे लगेगा कि हमारी मेजॉरिटी जहाँ मुझे भेजना चाहती है उसी में जाऊँगा। एक अहम मुद्दा है, क्या बात लेकर आप लोगों के सामने जाओगे कि आप फलानी पार्टी को वोट दे दो, पाकिस्तानी पार्टी, जिस तरह से पहले होता था, पॉलिटिशियन लीडर एक खड़े हो जाते थे, उसके बाद आर पार की बातें होती थी या कुछ और होता था, और आर्टिकल 370 अब वो भी रिवोक हो गया। आप क्या बात जो है लोगों के सामने लेकर जाओगे जिससे लोग आप लोगों पे एतमाद करेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो डिफरेंट हैं।
इसीलिए इस डिफरेंट हालात की वजह से मैं किसी रीजनल पार्टी में जाऊंगा, क्योंकि यहाँ रीजनल मामले हैं हमारे। सेंट्रल में इसलिए जा रहा हूँ कि सेंट्रल की अपना सिस्टम होता है सेंट्रल पार्टीज़ में। हमारा जो रीजनल पार्टीज़ का उनका अपना मौक़िफ़ है। यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो पॉलिटिकल प्रोसेस है जो मेन स्ट्रीम चलाते हैं, दूसरा तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में मुझे जाना नहीं है और मुझे जाना है मेन सिटी में जहाँ अच्छा मुझे लगेगा, जहाँ मेरा वकार होगा, मेरे वर्कर्स का वकार होगा। और जो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करेंगे, जो लोगों की करते हैं और जो जिनके दिल में, जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये होगा, जिनके मतलब बायलॉज में ये होगा कि हमें ये काम करना है जम्मू कश्मीर के लोगों के। पहले मैं जम्मू कश्मीर के आदमी हूँ, फिर तो हमारे मुल्क का आदमी हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर का जहाँ मुझे ताल्लुक़ है, जहाँ मैं रहता हूँ, जम्मू कश्मीर की जो शनाख्त है उसको ज़िंदा रखने के लिए मैं रीजनल पार्टीज़ में जाऊँगा और उस पार्टी में जाऊँगा जिसको लोगों की हमदर्दी हो, जिसको लोग इज़्ज़त भी करेंगे। और मैं लोगों के सामने जाऊँगा कि मुझे कौन से डेवलपमेंट प्रोग्राम करें। लोग मुझे जानते हैं, मुझे वो कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आप मालूम एज पार्लियामेंट मेंबर भी लोग जानते हैं, उससे पहले भी हमारी फैमिली को जानते हैं। मेरे ख़ानदान की एक शनाख्त है साउथ कश्मीर में, मैं पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। लिहाजा लोग हमारे माइंडसेट को जानते हैं, हमारे घर को जानते हैं, हमारी फैमिली को जानते हैं, हमारे जो बड़े बड़े अफसर हैं। मेरे बगैर तो हमारे घर में सारे अफसर्स हैं, मैं तो एक आदमी हूँ जो पॉलिटिक्स में है। तो लिहाजा मुझे हमारे उन अफसरों की वजह से कि हम रिश्वत के ख़िलाफ़ हैं, हम बददानती के ख़िलाफ़ हैं, हम लोगों की इज्जत उछालने के खिलाफ हैं। जैसे ये प्रोग्राम लेके मैं जाऊंगा लोगों के पास और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो लोग अच्छे लोग हैं, जिन्होंने पहले भी मुझे इज्जत कर दी, आगे भी करेंगे। और पॉलिटिक्स में ये नहीं होता है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊँ या नहीं जीत जाऊँ। मैंने 2 बार इलेक्शन लगाया और सबसे नंबर 1 मेरे वोट आए हैं हमारे कुलगाम में, लेकिन उसके बाद मैं MP बन गया। एक MP तो मैंने 1 वोट से जीत लिया, MP में बना, और ये हिस्ट्री है कि मैंने 1 वोट से जीत लिया। लिहाजा मुझे मेरे दिल में है ये। लेकिन अगर ये बददानती मैंने की होगी, किसी के साथ कोई गलत काम किया होगा, रिश्वत लिया होगा या झूठ बोला होगा, उसका खमियाजा मुझे उठाना पड़ेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है वो चीज़ें हमने नहीं की तो इंशाअल्लाह मस्तान जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के भाई हैं, बहनें हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा ताकि वो मदद करें मुझे, ताकि मुझे मेरे हाथ में पावर आएगा, मैं उनकी उस तरह से उसकी खिदमत करूँ। शुक्रिया। ये थे साबिक राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लावा, जिन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं जो हम उस पार्टी में शमूलियत अख्तियार करेंगे जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करेगी। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी ऋषि खजूरिया जुड़ रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में किस तरह से वहां पर संदिग्ध देखे गए हैं, क्या कुछ है सूरत हाल, देखिए। जी हाँ, ये एक इनपुट मिला था कि कुछ 3 लोगों की सस्पिशियस मूवमेंट यहाँ देखी गई है, तो इमीडिएटली ये न्यूज़ सभी फॉर्मेशंस के साथ, सीनियर ऑफिसर्स के साथ भी शेयर की गई। उसके बाद रात को इस पूरे एरिया को सर्च किया गया, तो क्योंकि आगे रात को बारिश भी थी और आगे जंगल घना है, रात को सर्च करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए फर्स्ट लाइट के साथ यहाँ सर्च हुई है और सीनियर ऑफिसर्स के डायरेक्शंस पे हुई है। क्योंकि क्रूशियल डेज़ हैं, आगे 15 अगस्त भी है, तो सिक्योरिटी किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसीलिए ये जॉइंट ऑपरेशन किया गया। इसमें CRPF की टीम्स हमारे साथ ही रही, SOG रही, आर्मी भी हमारे साथ थी, पुलिस भी थी, तो CISF भी हमारे साथ रही। इसमें देखिए ऐसा है कि फोर्सेस सभी एक्टिव हैं, ऊपर से कॉन्टीन्यूसली सीनियर ऑफिसर्स की डायरेक्शंस भी हमें टाइम टू टाइम मिल रही हैं। जैसे ही कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है या इनपुट आता है तो इमीडिएटली उस पर रिएक्ट किया जाता है और ग्राउंड पे वो चीज़ आपने देख भी ली है। सांबा के स्मैलपुर इलाके में 3 संदिग्धों को देखे जाने के बाद यहां पर बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। आपको बताना चाहते हैं कि बीती रात को स्मैलपुर इलाके में 3 संदिग्धों को देखा गया कुछ स्थानीय लोगों द्वारा, और बताया जा रहा है कि वो तीनों संदिग्ध आर्मी की यूनिफॉर्म में थे, और जिन लोकल्स ने उन्हें देखा वो काफी डरे हुए थे और उन्होंने फौरन पुलिस के साथ संपर्क किया और पुलिस मौके पर पहुंची, और उसके बाद SOG की टीम, आर्मी और CRPF भी मौके पर पहुंची और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और ये पता लगाने का प्रयास किया गया कि कोई सुराग जरूर हाथ लगे, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा और मौसम खराब होते ही इस सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया। लेकिन आज दोबारा से एक बार फिर से स्मैलपुर इलाके में यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है, अभी भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। लेकिन लगातार अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो उन्हें अभी भी इन इलाकों में डिप्लॉय किया हुआ है, वो पूरी नजर रखे हुए हैं इस इलाके में, क्योंकि आपने देखा कि पिछले कई दिनों से यहां पर संदिग्ध ड्रोन एक्टिविटीज देखी जा रही है पूरे जिला सांबा में, और उसके बाद अब कुछ संदिग्धों को भी देखे जाने के जो मामले वो प्रकाश में आ रहे हैं, उसी के चलते यहां इस स्मैलपुर इलाके में भी देर रात को कुछ संदिग्धों को देखा गया। उसके बाद यहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से यहां संदिग्ध देखे गए हैं, पूरे बड़ी ब्राह्मणा में भी पूरी तरह से सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है, हाईवे पर अलर्ट कर दिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट अलग अलग
अलग इलाकों में भी कर दी गई है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में भी कर दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं यही पता लगाया जा रहा है कि कोई ड्रॉपिंग यहाँ पर हो सकती है, या जिस तरह से ये बताया जा रहा है संदिग्ध आगे बढ़े हैं, ऊपर जंगल का इलाका है स्मैलपुर के ऊपर। तो रात को सर्च ऑपरेशन में काफी ज्यादा दिक्कतें भी आई थी, लेकिन अभी आज दोबारा से जिस तरह से सर्च यहाँ पर पूरा इलाका किया गया है, अभी भी कोई सुराग नहीं लगा है। लेकिन कहीं ना कहीं दहशत का माहौल उन लोगों में बना हुआ है जो लोग यहाँ स्मैलपुर इलाके में रहते हैं कि यहाँ पर संदिग्ध अगर देखे गए तो काफी चिंता का विषय समय बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें पूरी तरह से यही आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से 15 अगस्त का दिन काफी पास है, 5 अगस्त का दिन काफी पास है, जब 2 साल हो जाएंगे धारा 370 में संशोधन किए और 35A को हटाए हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नजर है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में खलल डाला जाए, यहाँ पर माहौल को खराब किया जाए। उसी के चलते ये सारी एक्टिविटीज पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिसके लिए हमारे सुरक्षा बलों के जवान पूरी तरह से सक्षम है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो ये सर्च ऑपरेशन आज एक बार फिर से स्मैलपुर इलाके में बड़े पैमाने पर चलाया गया सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, और अभी भी सुराग ढूंढने का प्रयास जो वो किया जा रहा है। चलिए, और भी जिलों के अंदर क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है, अलग अलग संवाददाता हमारे ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, क्या कुछ है सूरत हाल, किस तरह से जानकारी साझा कर रहे हैं, वो भी दिखा देते हैं। जी हाँ नाजरीन, कल ही हमने स्टोरी की थी कि इस जनरल बस स्टैंड पे जो है काम किया जा रहा है, इसको मैग्नेमाइजेशन का काम स्टार्ट किया गया, जो कि ख्वाब था सोपोर के अवाम का लगभग 20 साल से। लेकिन अगर हम देखें आज सुबह ही जो है इस पे काम रोका गया है। मेरे साथ बात करने के लिए है जावेद साहब, इनसे जानते हैं कि क्यों काम को रोका गया है। जावेद साहब, आपका खैर मकदम है। बिल्कुल नदीम, मैं आपका तो शुक्रगुजार हूँ। पहले आप आए, आपने अगर आज की न्यूज़ सवेरे सुनी, मैं शुक्रगुजार था गुलिस्तान और आपके चैनल का कि आपने बहरहाल जब तक हमारी आवाज़ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुँचाई और मौजूदा हुकूमत तक पहुँचाई, तो तब आज की डेट में करीबन 15 से 20 साल के बाद हमारे पास काम लगा था। आपको पता है कि जैसे 370 की मार थी और फिर कोविड की मार थी, मेरे जो ये दुकानदार भाई, करीबन 250 दुकानदार भाई और मेरे ट्रांसपोर्ट भाई जो फाका कशी पे, जिनको बैंकों की गाड़ियां, इस चीज के लिए हम शुक्रगुजार थे कि अड्डे में अब काम लग गया। देर आए तो दुरुस्त आए, लेकिन हम शुक्रगुजार थे गवर्नमेंट के। लेकिन सवेरे जब मुझे ये सुनने में आया कि यहाँ पे काम रोका गया है, इस वजह से यहाँ पे काम रोका गया है क्योंकि जो कंसर्न इंजीनियर अथॉरिटी है आर&बी सोपोर जो है, जो इसकी कंसर्न एजेंसी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी लोकल बॉडीज है, लोकल बॉडीज आज की डेट में हाल ही में सारे जो ऑर्डर चेंज हुए, अब खाली आर&बी एक एजेंसी है जो काम कर सकती है। पैसे तो कंसर्न डिपार्टमेंट को देना है, लेकिन उनको देना है आर&बी को पैसा। शुक्रगुजार है मैं आर&बी के कि उन्होंने आज जो ये काम रोका है, किस वजह पे रोका है कि हमें जो सुनने में आया, मैंने खुद देखी करीबन 15 से 20 गाड़ियां वापस गई, तो वो मटेरियल नासा था, वो इसके काबिल नहीं था। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जैसे एक मकान जब बनता है, अगर उसकी तामीर जैसे कुर्सी बनाना, अगर वो ठीक नहीं बनेगी, अगर बिल्डिंग में, अगर मकान में आप कितने भी पैसे लगाओ, वो मकान कभी भी गिर जाएगा। ऐसे ही जब तक ये WBM, ये एक इस सड़क की बुनियाद होती है, अगर ये अच्छी तरह नहीं होगी तो इस पर फिर मैग्डम डाला ना मैग्ना दूसरी कोई बात ही माने ही नहीं रहे। क्योंकि मैग्डम हम कभी भी डाल सकते हैं और भी डाल सकते हैं, 4 साल 5 साल के बाद और भी डाल सकते हैं, लेकिन WBM हम हर साल नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये स्टेट सेक्टर पे बहुत नुकसान होगा। क्योंकि हमें आपको जैसे पता है कि सोपोर जो हमारा है, सेकंड लार्जेस्ट मंडी, फ्रूट मंडी यहाँ पे है, सेकंड लार्जेस्ट जो टैक्स पेयर जो तहसीलों में है वो सोपोर है। आज की डेट में जो मैं मुद्दा पे आऊँ, जो आज की डेट में आर&बी ने काम रुकाया है, इस वजह से उन्होंने रुकाया है कि ये जो इन्होंने मटेरियल इस पे डाला है, ये नाकस है। तो मेरे साथ बात करने के लिए हैं राधू साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी है, चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल के, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो अगर काम कल लगाया गया था जनरल बस स्टैंड का, तो आज क्या वजूहात है कि ये काम जो है ये रोका गया है। जी सर। देखिए साहब, हमारी बदनसीबी ये है कि सब कुछ तैयार है, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट कुछ हुआ है। हमारे आर&बी वाले कहते हैं कि जो मटेरियल लाया गया है ये सही नहीं है। उनकी क्या पता है, क्या इल्मियत है उनकी, इसमें तो वो टेक्निकल हैंड है। हमने यही गुजारिश की कि जो माल सही हो वो इस पर डाला जाए, क्योंकि ये पहली बार अड्डा बन रहा है। और उनका भी यही कहना है कि अगर जो मटेरियल कल से यहाँ पे जो काम स्टार्ट किया गया था, लेकिन आज अगर हम देखें, आज सुबह यहाँ पे जो है आर&बी के इंजीनियर्स आए और उन्होंने जो है इस पे काम रोका, क्योंकि जो नासाज मटेरियल यहाँ पे डाला जा रहा था ठेकेदार की जानिब से, उसको रोका गया है। और जो जितनी भी यहाँ पे गाड़ियाँ उन्होंने लाई थी वो उनको वापस किया गया है आर&बी डिपार्टमेंट की जानिब से। और आर&बी डिपार्टमेंट का ये कहना है कि लगभग अगर जो है हम देखेंगे आज अगर काम नहीं हुआ तो कल से इंशाल्लाह इस सोपोर के जनरल बस स्टैंड पे फिर से एक बार काम देखने को मिलेगा।
चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि हर जिले की खबर जो है वो आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। मूलभूत सुविधाओं का आज भी अभाव है, चाहे दूर दराज के इलाकों की बात की जाए या फिर शहरी इलाकों की बात की जाए। कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो परेशान है, जिनको लेकर काफी तरीके से काम करने की जरूरत है विभाग को। लेकिन विभाग आखिर इस पर काम क्यों नहीं कर रहा, एलजी प्रशासन काम क्यों नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ा सवाल। आप देखते रहिए कार्यक्रम।